हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 1 की गृह विज्ञान की सभी छात्राएं। हम इस समय पढ़ रहे हैं पेपर 2 खाद्य एवं पोषण विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। सबसे पहला आधार है कार्य के आधार पर वर्गीकरण, जिसके 3 भाग होते हैं। कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ। वे पदार्थ जो शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं, शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं, वो भोज्य पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं। प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ होते हैं, जो कि शरीर के तंतुओं, ऊतकों और कोशों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। साथ ही कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, पुनर्निर्माण का कार्य भी प्रोटीन के द्वारा ही किया जाता है। अंडा, दूध, मांस, मछली, सभी प्रकार की दालें, सूखी फलियां, सूखे मेवे, दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ, मूंगफली, नारियल, ये सभी प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में प्रोटीन को शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करना पड़ता है, जिससे कि उसका मुख्य कार्य, निर्माण का कार्य बाधित होता है। दूसरे प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, जिसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट और वसा आते हैं, जिससे शरीर को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण हम अपने दैनिक क्रियाकलाप कर पाते हैं। साथ ही शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, हृदय की धड़कन का निरंतर रूप से कार्य करते रहना, मांसपेशियों के संकुचन, प्रसरण, उत्सर्जन आदि, इन सभी कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि हमको कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है। सभी तरह के अनाज, चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा शक्कर, गुड़, आलू, शक्करकंदी, जड़ वाली सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तेल, घी, मक्खन, अंडा, तेल युक्त बीज, नारियल, मूंगफली, ये सब वसा के मुख्य स्रोत होते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में प्रोटीन को ऊर्जा देने का कार्य करना पड़ता है, जबकि प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर का निर्माण करना है और कार्बोहाइड्रेट और वसा हमको ऊर्जा देते हैं, जिससे हम अपनी शारीरिक गतिविधियां भी करते हैं और साथ ही शरीर के अंदर हो रही सारी क्रियाएं भी इसी ऊर्जा से मिलती है। तीसरे प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ। इसके अंतर्गत प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण आते हैं, जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, साथ ही हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। इनकी अल्प मात्रा में ही हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। ये विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का संचालन करना, नियंत्रण करना और नियमन करने का कार्य भी करते हैं। सभी तरह की सब्जियों और फलों में, दूध, अंडे में विटामिन्स और खनिज लवण पाए जाते हैं। दूसरा आधार है पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण। पोषक तत्वों के आधार पर सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है कार्बोस समूह। कार्बोस समूह के अंतर्गत वो सभी भोज्य पदार्थ जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे अनाज, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, ये सब जड़ वाली सब्जियां, इन सब के अंदर जैसे आलू, प्याज, शक्करकंदी, इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ये सब भोज्य पदार्थ कार्बोस समूह के अंतर्गत आते हैं। वसा समूह, जिसमें तेल, घी, मक्खन, अंडा, नारियल, मूंगफली, ये सब भोज्य पदार्थ इसमें आते हैं। वसा के द्वारा हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे कि हम अपने दैनिक कार्य कर पाते हैं और शरीर के अंदर होने वाले कार्य भी के लिए भी ऊर्जा इनसे मिलती है। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। साथ ही शरीर की विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखना, तंतुओं के पुनर्निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। दूध व दूध से बने हुए पदार्थ, अंडा, दालें, मांस, मछली और सोयाबीन प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं। विटामिन समूह
ज़्यादातर सारी सब्जियां और फलों में विटामिन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा दूध, अंडा, मछली, इन सब में भी विटामिन्स पाए जाते हैं। विटामिन्स की अल्प मात्रा में ही आवश्यकता होती है, लेकिन यही अल्प मात्रा मुख्य क्रियाओं पर संचालन, नियंत्रण और नियमन के लिए आवश्यक होती है। इनकी कमी हो जाने पर हमें कोई ना कोई रोग हो जाता है। खनिज लवण समूह शारीरिक और वृद्धि के लिए और विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण के लिए, रोगों से रक्षा के लिए खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। ये अकार्बनिक रासायनिक तत्व होते हैं, लेकिन इनकी कमी से हमें कोई ना कोई रोग हो जाता है। खनिज लवण भी सभी तरह के फलों, सब्जियों में, दूध में पाए जाते हैं। जल भोजन के बगैर तो व्यक्ति कई दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन जल के बिना हम अधिक दिन जिंदा नहीं रह सकते। जल हमारे शरीर का मुख्य भाग होता है। जल के द्वारा ही विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाएं संपन्न हो पाती हैं। प्रत्येक कोशिका के अंदर जल पाया जाता है। पाचन, अवशोषण, परिवहन के लिए जल आवश्यक होता है। शरीर के सभी निर्माणात्मक कार्यों के लिए भी जल आवश्यक होता है। इसके अलावा नश्वरता के आधार पर भी भोज्य पदार्थों को 3 भागों में बांटा जाता है। नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ, यानी कि वे भोज्य पदार्थ जो बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं, वे इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे नमक, तेल, चीनी, हल्दी, मिर्ची, ये वो पदार्थ हैं जो कि बहुत लंबे समय तक चल जाते हैं। ये नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ हैं। इनको हम कई महीनों और सालों तक अपने पास संग्रहित होकर रख सकते हैं। दूसरे होते हैं अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थ, जो कि कुछ महीनों में, कुछ सप्ताहों में ही खराब हो जाते हैं। जैसे चने, बेसन, आटा, नींबू, नारंगी, आलू, प्याज, सूजी, मैदा, दलिया, मिठाई, नमकीन, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरे होते हैं नश्वर भोज्य पदार्थ, जो कि कुछ घंटे से लेके और कुछ दिन तक ही खराब हो जाते हैं। जैसे सबसे पहला उदाहरण इसका दूध है। दूध बहुत ही जल्दी खराब होने वाला भोज्य पदार्थ है। इसके अलावा दही, छाछ, पनीर, हरी सब्जियां, ये सब बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। इसलिए ये नश्वर भोज्य पदार्थों की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। दूसरे प्रकार होता है उद्गम के आधार पर 2 भागों में भोज्य पदार्थों को बांटा जाता है। एक जंतु जगत से प्राप्त भोजन, जैसे दूध, अंडा, मांस, मछली, ये जांतव भोज्य पदार्थ हैं। और दूसरे वनस्पति जगत से प्राप्त भोजन, जिसमें अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, ये सब आते हैं। पांचवा आधार है रासायनिक प्रकृति के आधार पर कार्बनिक पदार्थ व अकार्बनिक पदार्थ। ये 2 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। कार्बनिक पदार्थ के अंदर कार्बोज, वसा, प्रोटीन व विटामिन्स आते हैं, और अकार्बनिक पदार्थों में खनिज लवण आते हैं। इस तरह से भोज्य पदार्थों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत इस प्रकार से किया गया है। धन्यवाद।